हेलो पढ़ने वालों, कैसे हो भाई, कैसे हो। तो मेरे पीछे लिखा हुआ है न्यूटन चाचा का पहला पहला प्यार, नहीं नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो स्वागत है सारे 11th क्लास वालों का, जेई वालों का, नीट वालों का, जिनको भी न्यूटन्स यानी कि एनएलएम में दिक्कत है उन सबका स्वागत है। आज पढ़ेंगे न्यूटन्स का लॉ और बताएंगे आपको कि जो एनएलएम होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो आज की जो लेक्चर है ये सिर्फ फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेगी। आज की लेक्चर में केवल पहले लॉ को डिस्कस करेंगे। पहला लॉ देखने में बहुत छोटा सा है, समझने में बहुत मुश्किल है। कोशिश करिएगा ध्यान से पढ़ने की, समझने की चीज़ों को, और एक एक चीज़ को समझेंगे, डीप में जाकर समझेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। एटीसी के जो लेक्चर होंगे यानी कि अनुराग सर के जो लेक्चर होंगे वो उनकी खास बात ये होगी वो जीरो से स्टार्ट होंगे और आईआईटी जेईई के लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपको चाहे फ्री के नोट्स कहीं से भी मिल रहे हो, चाहे मैं भी दे रहा हूं या कोई और भी दे रहा हो, अच्छी बात है, आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। तो दोस्तों, चाचा न्यूटन जो थे उनके 3 लॉ थे। मैं आपको बता दूं, न्यूटन चाचा ने 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ दिया, सेकेंड लॉ दिया और थर्ड लॉ दिया। जैसे कि आपको पता ही होगा सबको, फर्स्ट लॉ इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सेकंड लॉ होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन लॉ। तो इसको आप इस तरह दिखा सकते हो। और ये होता है कि अगर F 0 होगा एक्सटर्नल तो ऑब्जेक्ट पर कोई भी मोशन नहीं होगी, ऑब्जेक्ट मोशन ही नहीं करेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो कुछ चीजें मैं समझाऊंगा आपको पहले वन बाय वन। तो ये देखिए, न्यूटन के 3 लॉ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूटन ने 3 लॉ दिए हमें और उनमें से पहला लॉ क्या था हमारा, फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आज इसी की बात करेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, इसी के बारे में काफी बड़ा लेक्चर हो सकता है कहने को तो, और करेंगे भी, समझाएंगे पूरा। जड़त्व, इनर्शिया का मतलब क्या है, जड़त्व। अगर आप हिंदी की चीज़ों को समझोगे तो हिंदी की चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं। ये जो हिंदी के शब्द हैं संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी संस्कृत से ही निकली है, ज़्यादातर सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली है ऐसा माना जाता है। जड़त्व, जड़ मतलब स्थिर, जो चल ना रहा हो, और तव मतलब जब किसी चीज में एडजेक्टिव लगाया जाता है। तो जड़त्व मतलब जितनी भी चीजें स्टेशनरी हैं वो क्यों हैं, जो भी चीज स्टेशनरी रहती है आखिर वो स्टेशनरी क्यों है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो स्टेशनरी है। ये सारी चीजें हम जो डिस्कस करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं इनर्शिया के लॉ के अंदर। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि जो ऑब्जेक्ट कहीं रेस्ट पर रखी है तो रेस्ट पे रखी रहेगी, और अगर वो चल रही है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में तो वो चलती ही रहेगी until and unless an external force is not applied on it। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट या मोशन की पोजीशन को नहीं छोड़ती है। इसको आप इस तरह समझो, जैसे अब दिक्कत की बात यह है कि जो मेरी टेबल है वो कैमरे के इसमें नहीं आ पाती है, पर फिर भी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। हाँ, ये मेरे हाथ में एक बुक है एस.सी. वर्मा जी की, फिजिक्स की, और ये 10th की बुक है। तो यहाँ पर मैं ये एक ढक्कन है मेरे पास, कैमरे का ढक्कन, इसको रख रहा हूँ। तो अब देखिए ढक्कन, अगर मैं इसको इस तरह पकड़े रहूँ और ये प्लेन सरफेस रहे इस तरह से, तो इनफाइनाइट टाइम तक ये ढक्कन यहीं रखा रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। वैसे आपको क्या लगता है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं अभी? इसके ऊपर इसका वेट नीचे लगा हुआ है और इसके ऊपर रिएक्शन ऊपर लगी हुई है। तो वेट और रिएक्शन यहाँ पर दोनों लगे हुए हैं। वेट को रिएक्शन ने बैलेंस किया हुआ है, कोई नेट फोर्स यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यानी कि जो नेट फोर्स है वो जीरो है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो वो ऑब्जेक्ट स्थिर रहती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई कार चल रही है या कोई फुटबॉल जा रही थी ग्राउंड में, आप एकदम ग्राउंड में घुसे, आपने फुटबॉल में लात मारी, तो फुटबॉल तो पहले से चल रही थी, आपने लात मारी, फुटबॉल फिर भी चलती रही। डिफरेंस क्या आया? कमेंट करके बताइएगा, आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उससे जो फुटबॉल थी उस पर क्या फर्क पड़ेगा, और यहाँ पर फर्स्ट लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अब मैं आपको एक लॉ समझा देता हूँ। मेरे पास एक यहाँ पर सिस्टम है जो मैंने बना रखा है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ पर समझेंगे इसको। ठीक है, तुम आ जाओ इधर, ये देखो, ये एक मिनट, हाँ इसको ऐसे ले लेते हैं, आप इधर चले जाइए, हाँ आ गए। चलिए
ये देखो, ये एक एरोप्लेन है दोस्तों। एरोप्लेन में थ्रस्ट आगे की तरफ लगा हुआ है, ड्रैग पीछे की तरफ लगा हुआ है। मतलब जब ये एरोप्लेन चलना चाहेगा तो इसके साथ क्या होगा, एयर ड्रैग इसको पीछे की तरफ खींचेगा, क्योंकि इसको एयर को पार करके जाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि भैया एयर हटा दो, तो अगर एयर हट जाएगी तो एरोप्लेन चल ही नहीं पाएगा फिर। तो एयर भी जरूरी है, एरोप्लेन भी जरूरी है उड़ना। और एयर स्पीड ये है, हवा की स्पीड इधर को है, थ्रस्ट भी इधर है। थ्रस्ट मतलब द फोर्स विच इनेबल द एरोप्लेन टू मूव। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का वो यहाँ अप्लाई कैसे हो रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट परसिस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय फोर्स इम्प्रेस्ड ऑन इट। मतलब पहली बात तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। दूसरा, ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, कभी आप कहीं भी लगाने लगो इसको। तो जो हमने एरोप्लेन का केस लिया है वो केस भी हमने कैसा लिया है, वो केस हमने लिया है किसके लिए, वो केस हमने लिया है स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। ये जो एरोप्लेन आप देख रहे हो, दिस एरोप्लेन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर मैं आपको एक एरोप्लेन का केस बनाकर दिखाता हूं। ये देखिए, एक्चुअल में एरोप्लेन उड़ते ही कैसे हैं ये सोचिए आप। ये एक एरोप्लेन बनाते हैं हम, ये एरोप्लेन, और ये एरोप्लेन जो है किस कंपनी का है मैं बता देता हूं आपको। ये एरोप्लेन है एयर अनुराग, ये कंपनी है एयर अनुराग, ठीक है। ये इसका लोगो एयर अनुराग। जब ये एरोप्लेन उड़ेगा तो होता क्या है, देखिए एरोप्लेन के साथ क्या होता है कि जो थ्रस्ट होता है एरोप्लेन का, जो उसको आगे लेके जाता है, एरोप्लेन का थ्रस्ट फोर्स, इनको फोर्स दिख रहे हैं, एफ आगे की तरफ होता है, ड्रैग फोर्स एफ डी पीछे की तरफ होता है, वेट नीचे की तरफ लगा होता है, और अपलिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगा होता है। इसको अपलिफ्ट फोर्स को मैं प्रेशर लिख रहा हूँ यहाँ पर, जितना भी एरिया उससे डिवाइड कर दिया तो फोर्स बन गया, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको किस तरह दिखेगा एरोप्लेन के उड़ने का, इस तरह देखिए। ये है अपवर्ड आगे की तरफ ले जाने वाला फोर्स थ्रस्ट, ये एयर ड्रैग एफ डी, ये ऊपर कौन सा होगा प्रेशर, और नीचे क्या होगा उसका वेट। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्स को केवल आप दिखाते हो अलोंग अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्स को शो कर देते हो तो जो डायग्राम सामने आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस प्लेन को भी अगर आप चाहते हो कि आगे चले तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा समझा देता हूं। अगर आप चाहते हो कि ये प्लेन आगे चले तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए, एक मिनट देखो। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगी तभी जब उस पर नेट फोर्स जीरो ना हो। ये इसके वो हैं जो इसके पंख होते हैं, और ये एरोप्लेन आगे उड़ेगा, इस पर एयर ड्रैग पीछे की तरफ लगा हुआ है, एयर ड्रैग इसको पीछे खींचना चाहता है, और इसके जो थ्रस्ट हैं सारे आगे लगे हुए हैं। तो थ्रस्ट का नेट फोर्स मान लो कितना है एफ, और ड्रैग का नेट फोर्स कितना है एफ डी। तो इफ अगर आप चाहते हो, इफ द aeroplane is moving, if the aeroplane is moving in forward direction, इसका मतलब ये होगा कि जो ड्रैग फोर्स था ये वाला, ये कम था किससे, थ्रस्ट वाले फोर्स से। तो F माइनस एफ डी इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी बात, ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों कहा मैंने ऐसा कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए, एरोप्लेन ऊपर उड़ेगा तो देखो अगर एरोप्लेन एक स्ट्रेट लाइन में एक जगह है ना, तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इसका मतलब एरोप्लेन का जो वेट है दैट इज बैलेंस्ड बाय द क्या, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स को हमने क्या लिखा है P, तो P इज इक्वल टू W अगर होगा तो एरोप्लेन एक ही हाइट पर, एक हॉरिजॉन्टल हाइट के अलोंग उड़ता रहेगा, ना उसकी हाइट ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, ना तो ऊपर जा रहा है एरोप्लेन ना नीचे आ रहा है। आपने सुना होगा ऑटो पायलट मोड ऑफ एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स का ऑटो पायलट मोड क्या होता है, जिसमें बिना पायलट के भी कुछ देर तक एरोप्लेन उड़ सकता है। तो कैसे उड़ सकता है वो, उड़ता कैसे है, वहां पर उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से सेटिंग की जाती है जिससे कि उसका अपथ्रस्ट फोर्स जो उसको ऊपर लेके जाता है, ये थ्रस्ट है, ये क्या है थ्रस्ट, और ये क्या है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, और ये W क्या है वेट, ये वेट है। तो इस केस में क्या होगा कि जो वेट है वो तो किसके बराबर हुआ, अपथ्रस्ट फोर्स के, लेकिन जो थ्रस्ट है आगे की तरफ ले जाने वाला फोर्स वो ज्यादा होना चाहिए किससे, ड्रैगिंग फोर्स से। ये कौन सा फोर्स है, ड्रैगिंग फोर्स।
तो इसको मैं थोड़ा अलग से आपको समझाता हूं। ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से कलर में ज़्यादा साफ दिखाई देता है, किस कलर में आपको ज़्यादा अच्छा दिखता है, ताकि हम ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को समझा पाएं। तो भाई व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? पहली बात तो समझ में आनी चाहिए आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन केवल स्ट्रेट लाइन वाले ऑब्जेक्ट पर ही लगेगा। दूसरा, फर्स्ट लॉ को समझने के लिए आपको एक नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर लगा हुआ है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में, चारों तरफ, तो ऑब्जेक्ट में मोशन होगी, अदरवाइज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगी। अर्थात इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट इफ इट वाज एट रेस्ट, और इट विल बी मूविंग, इट विल बी मूविंग कंटिन्यूसली। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो चलती रहेगी, आपको उसको रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको उसको चलाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये एक हमारे पास प्लेन है, इसको प्लेन मान लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही रखी रहेगी जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं चले तो आपको इसके ऊपर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर ये चल रही है यूनिफॉर्म मोशन से, इस केस में भी यही माना जाएगा कि इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्सटर्नल 0 नहीं है तब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे रहना भी वही बात होती है, और उसका एक यूनिफॉर्म मोशन से विदाउट एक्सेलेरेशन चलना भी वही बात होती है साइंस की टर्म्स में। भले ही आपको चलती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन साइंस के हिसाब से चूंकि उस पर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपने एक मूवी देखी हो हे बेबी, उसमें एक लास्ट सीन है जब गाड़ी चलाता है हीरो, तो गाड़ी कैसे चलाता है वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे, इतना धीरे चलता है कि उसके साइड से एक साइकिल वाला भी आगे निकल जाता है, फिर उसके साइड से एक लड़की है जो जॉगिंग कर रही है वो भी उससे आगे निकल जाती है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होती है जो आपको दिख रही है मेरी। अभी मैं यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हूँ, तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स 0 है, जो भी फोर्स लगा हुआ है फिक्स लगा हुआ है, ना वो फोर्स बढ़ रहा है ना वो फोर्स घट रहा है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो अब आपके दिमाग में इतना तो आ गया है कि फर्स्ट लॉ इनर्शिया की बात करता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। मेरे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा। ये डायग्राम क्या है दोस्तों, उसको समझते हैं। मैं ये समझ रहा हूं कि ये अभी रेस्ट पर हैं, ये तीनों रेस्ट पर हैं। तो देखो ये तीनों रेस्ट पर हैं, तो रेस्ट में रहने से क्या फर्क पड़ेगा, एट रेस्ट, ये रेस्ट पर था, रेस्ट, अभी इन पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, रेस्ट। बस स्मार्ट बोर्ड का फायदा होता है कि डायग्राम बनाने में जो टाइम लगता था वो बच जाता है, पर जो मजा डायग्राम बनाने में खुद से आता है ना, वो बात नहीं है। अभी मैंने कुछ टीचर देखे जो इस पे पढ़ा रहे थे और देख देख के पढ़ा रहे थे, कहीं इस तरह देख रहे थे और पढ़ा रहे थे, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है अजीब सा है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ें या पढ़ाएं कोई भी, तो भाई पूरा फोकस करके पढ़ाइए। डायग्राम से बस ये फायदा हो, थोड़ा टाइम बचा। अब इस टाइम को हम यूज कहाँ कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने में कर सकते हैं। तो ये तीन जो बॉल्स हैं इनका मास सेम है, तीनों बॉल का मास क्या ले रहा हूं मैं, सेम ले रहा हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो, इसका मास m1 है, तो कितने, इसका वेट कितना होगा m1g। इसका मास कितना मान रहा हूं मैं, m1 m1। इसका मास कितना मान रहा हूं, m2, तो इसका वेट कितना होगा, m2g। और भाई पतला कर लेते हैं, इसका वेट कितना मान रहा हूं मैं, m3, तो इसका वेट कितना होगा, m3g। और ये ऊपर रस्सी से टंगे हुए हैं, और रस्सी सॉलिड सरफेस के साथ टंगी हुई है। ये सॉलिड सरफेस को दिखाने का तरीका होता है, रिजिड सरफेस भी कहते हैं फिजिक्स में इनको, कि सरफेस रिजिड है, मतलब इसको हम जब ये लटकेगा तो इसकी हाइट पर या रस्सियों में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, और ऊपर टेंशन लगेगी। मान लो यहाँ पर T1 टेंशन लगी हुई है, यहाँ पर T2 और यहाँ पर T3। इसी चैप्टर में मैं आपको टेंशन का भी फंडा बताऊंगा कि टेंशन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। टेंशन की डायरेक्शन निकालने का जो फंडा मैं बता दूंगा ना आपको, उसमें वो दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा आपको, ये बता दूं। अभी क्या हुआ, m1 m2 m3 वर, थोड़ा और पतला करना पड़ेगा, वर इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट। अब अगर आप 10,000 साल तक भी, 1 करोड़ साल तक भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो इन बॉल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घंटे ही हैं ये, ऐसी ही रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, और ये मूव भी नहीं करेंगी। लेकिन जैसे ही आप, ये बॉल जो है पहले रेस्ट में थी, ये बॉल भी, इस बॉल को मैं M कैपिटल लिख रहा हूँ, M,
तो एक बात बताइए, अगर ये m कैपिटल बॉल है तो इसका वेट कितना होगा नीचे, mg। ये भी बैलेंस थी, पर अभी क्या हुआ, हमने इसको थोड़ा सा खींच कर छोड़ दिया, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको खींच कर छोड़ दिया, और जैसे इसको खींच के छोड़ेंगे तो ये टकराएगी यहाँ पर आकर, फिर ये फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ये फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, तो लास्ट वाली बॉल की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्या होगा, इस बॉल को आपने जो उधर से इसके ऊपर फोर्स लगाया था वो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ ऐसे, अब ये बॉल वापस जाएगी, ये बॉल क्या जाएगी वापस। क्यों होता है ऐसा, वो समझ लीजिए आप। देखो, अगर ये एक रस्सी है, रस्सी को मासलेस ले रहे हैं, इसमें टेंशन कितनी है, T, रस्सी का मास वेट 0, और इस जो ऑब्जेक्ट टंगी हुई है इसको बॉब कहते हैं, इसका मास कितना है m, तो वेट कितना होगा mg। अब इसको थोड़ा इधर खींचकर छोड़ दिया हमने, ये एंगल कितना है थीटा, इसका वेट कितना होगा इधर, वही mg। पर अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसके अलोंग एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, mg हमेशा नीचे लगा रहेगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। तो बताओ, कंपोनेंट डिवाइड करने आते होंगे, ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा mg sin थीटा। क्योंकि वेक्टर अभी मैंने पढ़ाया नहीं, तो ये इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, चूंकि मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था, फर्स्ट भी पढ़ा दिया था, सेकंड थर्ड पढ़ा दिया था। मोशन इन ए प्लेन में आपको नहीं पढ़ा पाया, लॉज ऑफ मोशन मैंने स्टार्ट कर दिया, तो उसमें वेक्टर आता है। वेक्टर को बिना पढ़े थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, बट ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वेक्टर पढ़ लिया है, क्योंकि जब हमने सर्वे किया था तो ज़्यादातर बच्चों ने बोला था भैया वेक्टर पढ़ लिया है हमने। तो ये जो mg sin थीटा फोर्स है ना, ये इसको वापस लेके जाएगा इधर को, mg sin थीटा, यानी कि जो यहाँ से F फोर्स लगाया गया था, F फोर्स इसको खींचा था ना, इधर हमने ड्रैग किया था, इधर को खींचा था फिर छोड़ा, वो F फोर्स इधर जाकर वापस चेंज हो जाएगा किसमें, mg sin थीटा में, और mg cos थीटा इधर रहेगा, और ये किसको बैलेंस करेगा, टेंशन को, और इधर क्या रहेगा mg परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और फिर ये इधर जाएगी तो फिर इधर टकराएगी, फिर इधर जाएगा, और ये सिस्टम एक ऑसिलेटरी मोशन में आ जाएगा, यानी कि हमने इसके इनर्शिया को डिसबैलेंस कर दिया। तो भाई देखो, जब ये सिस्टम रेस्ट में था, तो जब तक हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो सिस्टम रेस्ट में ही रहा, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज इनर्शिया, तो आप क्या बताओगे, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी of an object by which it opposes any change in the state of in its state of rest or motion। जैसे सुबह को आप बैठे हो, सुबह को आप लेटे हुए हो, मम्मी आपको उठाने की कोशिश कर रही है, उठ जा बेटा उठ जा, मम्मी ने आपको धक्का भी दिया, तो आप ऐसे पलटे, जैसे आप ये लेटे हुए यहाँ पर ये मारकर, मम्मी ने आपको धक्का दिया ऐसे, फिर आप इधर चले गए, इसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको, इनर्शिया। और अगर आप बहुत स्पीड से भाग रहे हो, ऐसे भाग रहे हो आप, और आपको कोई रोकना चाहता है तो उसको भी फोर्स लगाना पड़ेगा, हो सकता है वो उड़ जाए इधर को। तो किसी भी चीज को, चाहे वो रेस्ट में हो, उसको चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसको रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। सही भाषा में यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि न्यूटन ने शुरुआत की तो इसलिए न्यूटन महान हो गए, न्यूटन फेमस हो गए। अब ये बताओ यार, ये क्या देख रहे हो आप, डायग्राम क्या बनाया मैंने, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया क्यों कहते हैं, और ये डायग्राम क्या दिखा रहा है आपको, वही डेफिनेशन बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। क्यों इतना टाइम दे रहा हूं मैं इसको समझाने में, कुछ तो बात होगी। इफ इट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन एट द सेम वेलोसिटी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो सब बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन ये देखिए, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट की, अगर वो चल रही थी मान लो v वेलोसिटी से और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी v रहेगी फॉर एवर। और यहां पर न्यूटन फ्रिक्शन को वो कर रहे हैं नेगलेक्ट, क्योंकि न्यूटन फ्रिक्शन को भी क्या मानते हैं, एक्सटर्नल फोर्स मानते हैं। एक बात यहां पर जो मैंने लिखी है, इस बात को मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूं। देखो ये क्या लिखा, जो मैं इसको कवर करूंगा ये ब्लिंक होता रहेगा। देखो ये देखिए ब्लिंक हो रहा है आपके सामने, ब्लिंक हो रहा है। ये ब्लिंक क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स विद अ ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया। जिन ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उनका इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा। इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन, मतलब अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट होगी तो उसकी मोशन को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे वो मोशन के, चाहे उसकी स्टेट वो रेस्ट की हो, चाहे वो उसकी स्टेट किसकी हो, मोशन की हो। कैसे, एक ऑब्जेक्ट तो ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है भाई, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है, 300 किलो की ऑब्जेक्ट है, इसका वेट नीचे काम करेगा 300 जी, रिएक्शन ऊपर लगेगी R,
इस आदमी का फोर्स इधर लगेगा F, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा Fs, फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? इस आदमी का फोर्स यहाँ पर F1 है या F1, हाँ। और इस केस में ले लो यही आदमी है, ये दूसरा आदमी है, इसका 30 किलो वजन है बस। 30 किलो वजन को इस आदमी ने F2 फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा हुआ है Fs डैश, वेट नीचे लगा हुआ है 30G, रिएक्शन ऊपर। रिएक्शन वेट को हमेशा बैलेंस कर लेगी, तो इस आदमी को वेट को तो नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि इसको ऊपर उठाकर नहीं ले जा रहा है। ऑब्जेक्ट को किसको चलाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और क्यों, किस वजह से, ये आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि कौन से ऑब्जेक्ट को चलाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? मैं वेट करूंगा आपके कमेंट को, रिप्लाई भी करूंगा। जो बच्चे मुझे कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई खुद करता हूं। याद रखिएगा, व्हाट्सएप पर मैं रिप्लाई नहीं करता, हमारे स्टाफ करते हैं। यूट्यूब पर हर कमेंट को मैं खुद देखता हूं, खुद रिप्लाई करता हूं। तो यूट्यूब पर हमेशा जब भी आप कुछ लिखोगे तो वो मैं पढ़ता हूं उसका रिप्लाई मैं ही करता हूं। इसलिए हमेशा अगर आपको एक रियल रिप्लाई चाहिए मुझसे या मुझसे कांटेक्ट करना है आपको, तो यूट्यूब पर कमेंट करिए। यूट्यूब के कमेंट में खुद रिप्लाई करता हूं। ये बात मैं ओपनली यहाँ पर कैमरे के सामने कह रहा हूं। दोस्तों, न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करें आगे थोड़ी सी। ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये फुटबॉल है और ये क्या है, जब इस पर फुटबॉल पर हमने किक लगाई, फुटबॉल पर किक लगाने से क्या होगा, चल पड़ेगी फुटबॉल। तो अगर हम फुटबॉल पर किक लगाएंगे तो फुटबॉल चलेगी। तो ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। फिर ये फुटबॉल ऑलरेडी मोशन में थी, अगर कोई चाहता है इसको रोक ले तो एक लड़के को क्या करना पड़ेगा, दोबारा किक लगानी पड़ेगी। पैर से रोकेगा या हाथ से रोकेगा? हाथ से मत रोकना। एक बार मैंने हाथ से रोकी थी फुटबॉल, आज तक अंगूठे में दर्द है। तो कभी भी फुटबॉल को हाथ से मत रोकना, पैर से ही रोकना, और जूते पहनने पड़ते हैं इसके लिए भी। तो बस यहाँ बताया गया है। अब जैसे आपने अगर फुटबॉल खेली हो, मेरा तो फेवरेट गेम है, मैं मतलब नेशनल तो नहीं कहेंगे, स्टेट लेवल पर फुटबॉल चैंपियन रहा हूँ अपने कॉलेज लेवल तक। फिर तो बाद में चूंकि टीचिंग लाइन में आ जाते हैं तो सब छूट जाता है। तो मैं एक स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर रहा दोस्तों। क्रिकेट का मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो कई बच्चे पूछते रहते हैं आईपीएल में कौन जीतेगा, तो भाई दिल्ली का होने के नाते मैं तो दिल्ली डेयरडेविल्स को ही फेवर करता हूँ। बट कोई भी जीते, खिलाड़ी सब बराबर ही हैं। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हालांकि मैं पसंद करता हूँ सॉकर गेम। अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या है देखो, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाते तो उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही नेट पे टकराएगी, ये नेट है, ये क्या है, नेट। तो जैसे ही फुटबॉल नेट पे टकराएगी तो फुटबॉल की स्पीड भी बदल सकती है और डायरेक्शन भी बदल सकती है। कई बार क्या होता है, नेट पर टकराने के बाद, आपने नोट किया होगा ऐसा, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, नेट पर टकराने के बाद फुटबॉल इधर से आई थी, देखो इस डायरेक्शन में आई थी, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चली गई। डायरेक्शन चेंज क्यों हुई फुटबॉल की, ये आ गई फुटबॉल यहाँ, बताना क्यों हुई, कमेंट करके बताना। फुटबॉल की डायरेक्शन और स्पीड, अगर यहाँ पर स्पीड थी u, अब हो गई v, ऐसा क्यों हुआ, फुटबॉल की स्पीड और डायरेक्शन चेंज क्यों हुई, ये आप मुझे बताओगे। तो ये सब नोट करते रहना। हालांकि सारे नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको भाई, कैसे, एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और अगर लिंक नहीं मिला तो 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि जब वीडियो डाल देते हैं उसके बाद कई बार लिंक नहीं डाल पाते, तो डाल देंगे। अभी बस एक बार पटरी पर चीज आ जाए। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, एक लॉ पढ़ाने के लिए, स्कूल में क्या होता है, चैप्टर कई बार तो टीचर 2 दिन में खत्म कर देते हैं। कई बच्चे तो बताते हैं भैया ये चैप्टर 1 दिन में खत्म कर दिया हमारे मास्टर ने। तो भाई ये बहुत गलत बात है। मैं आपको बताना चाह रहा था, अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझना इतना आसान नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एवरी ऑब्जेक्ट परसिस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये बार कह रहा हूं मैं, फिर मत कहना बताया नहीं। अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्स इम्प्रेस्ड ऑन इट। अब ये क्यों बनाया डायग्राम मैंने, देखो ये एक फाइटर प्लेन है, मान लो ये प्लेन किसका है, पाकिस्तान का या किसी भी देश का, ठीक है, पाकिस्तान। और ये मिसाइल, इसको गिराने के लिए हमारी मिसाइल इंडिया, हमने मिसाइल छोड़ी। तो अगर कोई पाकिस्तान का बच्चा देख रहा हो तो उसका उल्टा कर लेना भाई, देखो बुरा मत मानना कोई भी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। तो अगर कोई पाकिस्तान वाला देख रहा हो तो ये मत सोचना कि मैं पाकिस्तान के एरोप्लेन को गिरा रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मैं तो अपनी आर्मी की तरफदारी करूंगा ना, आप अपनी कर लेना, आप इस पे पाकिस्तान लिख लेना। पर ये राफेल है, अब राफेल आपके पास तो है नहीं अभी, वो आपको देखना है कि राफेल हमारे पास है नहीं है। और भाई हमारी मिसाइल है अग्नि,
ठीक है, आप इसका नाम अपने हिसाब से रख लेना, हत्फ, गोरी, शाहीन, ये पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम है ना। तो ये एरोप्लेन जा रहा था, ये एरोप्लेन जा रहा था पाकिस्तान का, और हमने अग्नि मिसाइल छोड़ दी, या फिर ये इंडिया का एरोप्लेन था, पाकिस्तान ने छोड़ दी अग्नि, ग्रीन कलर की, वैसे पाकिस्तान ग्रीन कलर ज्यादा यूज करता है, तो भाई इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। सो ये वेक्टर दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ मिसाइल, एंड दिस वेक्टर इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, और ये क्या है, मिसाइल। अब बताओ क्या होगा, किसी एक डायरेक्शन में जब ये टकराएगा इससे, तो क्या इसी डायरेक्शन में चल पाएगी मिसाइल? आप बताइए मुझे, क्या मिसाइल अपनी डायरेक्शन को वो रख पाएगी कायम? नहीं रख पाएगी। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि भाई अगर आप किसी भी चलती हुई चीज की डायरेक्शन या मोशन या उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहते हो, तो आपको उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो रॉकेट है, ये रॉकेट एक्सटर्नल फोर्स, ये रॉकेट क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको अगर किसी चलती हुई चीज की डायरेक्शन या मोशन चेंज करनी हो, या उसकी स्पीड चेंज करनी हो, तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, कमेंट करके बता देना। आगे चलते हैं। ये स्लाइड तो मैंने ऐसी बनाई थी, कुछ बताना होगा तो भाई देखो, आपको मैंने बता दिया है। तो अगर एक बार एक्सप्लेन करें इसको कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो एक बार मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, असल में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इतना ही पढ़ाना होता है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। फालतू की चीजें पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा दिमाग। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, एक लाइन में अगर समझना हो, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स नो चेंज इज पॉसिबल, नो चेंज इज पॉसिबल in the state of motion or rest of an object, without external force no change is possible in the state of motion or rest of an object in स्टेट लाइन, जो कि स्टेट लाइन में चल रही है। मतलब स्टेट लाइन में चलती हुई ऑब्जेक्ट को ना तो आप रेस्ट में उसके चेंज कर सकते, ना आप उसकी मोशन को बदल सकते, अनटिल एंड अनलेस आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। इसके अलावा आप मुझसे पूछना चाहेंगे सर इनर्शिया क्या होता है, तो थोड़ा इसको भी समझ लो। इनर्शिया मैंने आपको बताया था, इनर्शिया का जो हिंदी में इसको कहते हैं जड़त्व कहते हैं। तो क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच भी लिख सकते हो, पर वो मुझे बुकिश लगता है, बाय विच इट अपोजिस, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं मैं, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो क्या है इनर्शिया? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, जिससे वो किसी अपनी या तो रेस्ट की या फिर मोशन की स्टेट का क्या करती है, अपोज करती है। ये देखो, तो कौन कौन सी मोशन लिखी है मैंने, अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट का अपोज करेगी, और मोशन है तो मोशन का अपोज करेगी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब यहां पर इनर्शिया की भी टाइप है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। आपको क्या लगता है इनर्शिया कोई एक ही चीज तरह का होता है? नहीं, इनर्शिया 3 तरह का होता है दोस्तों। पहला इनर्शिया कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और तीसरा कौन सा है, ये यहां पर समझ लेते हैं। पहला इनर्शिया अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये पहला इनर्शिया है। दूसरा इनर्शिया कौन सा है, इनर्शिया ऑफ क्या, मोशन, ये भी समझ लीजिए आप। और तीसरा इनर्शिया कौन सा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसको मैं एक ही एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, तो आपको कभी भी भूलोगे नहीं आप लाइफ टाइम, ये मेरी गारंटी है। तीनों को मैं एक ही एग्जांपल समझा दूंगा और एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप भूलोगे नहीं कभी भी इसको। देखो कैसे, पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, उसके बाद बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की, और उसके बाद बात करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की।
अब आप सोचोगे भैया क्या चक्कर है, आप 3-3 इनर्शिया लिख रहे हो, मतलब क्या है इनका, 3-3 इनर्शिया का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर, ये आप थोड़ा सा हमें बता दो भाई। चलो बताते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लूंगा, आप ध्यान रखना, मैंने आपको 3 इनर्शिया बताए हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या चक्कर है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक ही एग्जांपल से इन तीनों को कवर करेंगे। मैं बस ये चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं। अरे पढ़ने वालों ध्यान से बताना, मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन। देखो हुआ ये, क्या हुआ, कुछ तो हुआ है। ये देखो ये क्या बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, जल्दी बताओ, कमेंट करो, बनाने से पहले कमेंट करो। भाट इज दिस, हमारे एक सर थे ऐसे बोलते थे, भाट इज दिस, वाट नहीं बोलते थे, वाह भाट इज दिस, ऐसे बोलते थे, समझे, फिर से समझाएं का, ऐसे बोलते थे। बिहार से थे वो, बड़े अच्छे पढ़ाते थे। ये क्या है, एक बस है, क्या है, एक बस। तो तुम्हारे भाई ने एक बस बना दी है, एटी अनुराग ट्रांसपोर्ट कंपनी, एटीसी, वाह क्या नाम है, एटीसी अनुराग ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो भाई हुआ ये कि बस एक गांव में बारात लेकर गई, ठीक है, बारात लेकर गई, और भाई बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं। तो ये बैठे हुए हैं यात्री, ये बैठा पप्पू, ये बैठी टप्पी, ओह स्टाइल, ये बैठा गप्पू, हाँ ये यहाँ क्यों बैठी है, गुस्सा आ रहा है, और ये बैठे पप्पी के पापा, ये देख रहे हैं सबको गुस्से में, फोड़ डालेंगे जैसे ही कुछ होगा तो, ठीक है। और ये बैठे हमारे ड्राइवर साहब, और ड्राइवर साहब है परेशान, और ड्राइवर साहब परेशान क्यों हैं, और ये कंडक्टर ये भी परेशान क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ। असल में हो ये रहा है कि दूल्हा आने वाला है दुल्हन को लेकर, और ये बस जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो भाई क्या हो रहा है, कुछ जो ड्राइवर था उसने कहा कुछ लोगों से, बस जो यहाँ बाराती बैठे हुए थे, क्योंकि बाराती थोड़ा पहले आ जाते हैं बस में, दूल्हा दुल्हन बाद में आते हैं। आजकल तो दूल्हा दुल्हन गाड़ी में आते हैं, कार में अलग से, है ना। तो ये सब मैं थोड़ा सीन बता रहा हूँ आपको। तो बाराती ने कहा बाबूजी थोड़ा धक्का लगवा, तो बाबूजी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मुझे पैसे नहीं देंगे, मारेंगे पीटेंगे, और दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, उनके पापा भी आ रहे हैं। तो भाई कुछ लोगों ने तो मना कर दिया, मैं क्यों जाऊँ। लेकिन ये जो पप्पू बैठा था इसने कहा ठीक है भाई मैं धक्का लगवाता हूँ। तो पप्पू नीचे उतरा और पप्पू ने फोर्स लगाया एफ, तो गाड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पप्पू के फोर्स लगाने के बाद भी गाड़ी वहीं की वहीं रही। और हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं इस टाइम, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इनर्शिया। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनर्शिया। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं इनर्शिया को, कोई बता सकता है क्या, जड़त्व। याद रखना, काम आएंगे कभी ना कभी। अंग्रेज मत बनना कि मैं हिंदी क्यों सीखूं। हिंदी हो या कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे भोजपुरी हो, मैथिली हो, उड़िया हो, तमिल हो, मलयालम हो, जो भी आपकी भाषा हो वो आपको जरूर सीखनी चाहिए। अंग्रेजी के चक्कर में अपनी भाषा को कभी मत भूलो। एटीसी अनुराग ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो भाई पप्पू गया, पप्पू ने फोर्स लगाया, गाड़ी नहीं चली। फिर पप्पू ने और दोस्तों को बुलाया, तब भी नहीं चली, फिर भी नहीं चली। ये क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, गाड़ी नहीं चल रही है। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहते हैं, अरे पढ़ने वालों कमेंट करके बता दो क्या कहते हैं इसको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। भाई फोर्स लग रहा है, गाड़ी नहीं चल रही है, भाई फोर्स लगा रहे हैं, गाड़ी नहीं चल रही है, इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, जब और लोग बढ़ गए, थोड़े से और लोग आ गए, गांव के आ गए कि बारात है भाई, गांव की लड़की की शादी हो रही है, तो गांव के लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो धक्का दिया उन्होंने भी, तो बस थोड़ी आगे चली, फिर पीछे, फिर आगे चले, फिर पीछे। मतलब पहिया पूरा नहीं घूम रहा है, पहिया थोड़ा सा उठ रहा है और घूम रहा है। एक्चुअल में पहिया पिछले वाला गड्ढे में पड़ा हुआ था, तो पहिया यहां तक चढ़ता है ऐसे ऐसे, और फिर पीछे आ जाता है, फिर चढ़ता है, फिर पीछे आ जाता है। अब तो समझिए क्या कह रहा हूं मैं, ये चक्कर हो रहा है। तो इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब भले ही इसमें थोड़ी सी मोशन हो रही है, थोड़ा पहिया आगे जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। अभी तो चल ही नहीं रहा, अभी तो अपोज कर रहा है चलने का। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई, फिर और लोग आगे धक्का दे दिया, बस चल पड़ी। बस क्या हुआ, चल पड़ी। अब बस चल पड़ी, और बस के आगे था ढलान, नीचे सड़क नीचे थी, तो बस भाग ली, और गाड़ी स्टार्ट नहीं है, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं है। अब ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़े, और भाई लोगों ने आगे ईंट डाली, पत्थर डाले, मिट्टी डाली।
अब क्या हो रहा है, मोशन को रोकने के लिए, इसकी वेलोसिटी v थी, इसको रोकने के लिए अपोजिट फोर्स लगाने पड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है, उसी प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट की क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? अब क्या हुआ, गाड़ी इधर जा रही है, हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, हम चाहते हैं गाड़ी ऊपर जाए, अब हम गाड़ी को पीछे ले जाना चाहते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो हम गाड़ी पर इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने क्या करा, ट्रैक्टर वैक्टर से खींचना शुरू किया इधर पीछे को, तो अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या इसको आप इस तरह समझ लीजिए, अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो, कि जो सैटेलाइट होते हैं, जैसे ये हमारी धरती माता है, ये देखो, वैसे धरती माता कोई गोल गोल नहीं होती, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ फुटबॉल की तरह, ठीक है, और इसके चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं। क्या चक्कर लगा रहे हैं, सैटेलाइट, ये देखो इस पाथ पर सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है। सैटेलाइट बाबू कहाँ हैं, ये हैं सैटेलाइट बाबू। तो कई बार क्या होता है, सैटेलाइट ना गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, अगर आप गलत डायरेक्शन में जाओगे तो पापा क्या करते हैं पता ही होगा, कमेंट करके बताना। जब तुम गलत डायरेक्शन में जाते हो, पिताजी क्या करते हैं, फोड़ देते हैं पकड़ के, नहीं हैं। और जब पापा पीटीएम में आते हैं तब क्या होता है, जो भाई एक बात चलो इसको बता दूंगा, अभी थोड़ा सा लेक्चर रह गया, कितना भी बदमाश बच्चा हो, कितना भी बदमाश, पेरेंट्स जब आते हैं पीटीएम में, जब पीटीएम होती है, बच्चा कैसे खड़ा होता है, जैसे मतलब इससे शरीफ बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ टीचर उस टाइम बहुत, मतलब फीमेल टीचर तो एकदम ये एकदम जबरदस्त, मेकअप वेकअप बेहतरीन, कपड़े ये साड़ी वाड़ी। मेल टीचर तो अरे कहाँ खड़ा इधर आ, ज्यादा सीरी बन रहा है पापा को देख के, सॉरी सर, नमस्ते सर पहले तो कभी नमस्ते ना करी बे, आज कैसे नमस्ते कर रहा भाई सर पापा मजाक कर रहे हैं सर से। सर ट्यूशन कब से आना है सर फीस सर कल दे दूंगा सर, अभी लाया था सर। कहाँ से लाया फीस, कहाँ से लाया? तो नहीं पापा मैं दूंगा कल से ट्यूशन लगा रहा हूँ बस। अच्छा, जैसे बच्चे ने कहा ट्यूशन लगा रहा हूँ, 11th का बच्चा है। अच्छा सर, नहीं सर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मतलब इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट है, बस मार्क्स नहीं आ रहे हैं इसके, पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता, दिमाग बहुत है इसके अंदर तो ये कहीं कहीं कहानी में सारे टीचर को नहीं कह रहा हूँ, कभी कोई टीचर ऑफेंड हो जाए इस बात से, प्राइवेट स्कूलों की कहानी है, जो इससे कोई भी बच्चे जो कनेक्ट कर पा रहे होंगे वो कमेंट करके बताना उनके साथ ऐसा हुआ क्या। तो ये सैटेलाइट बाबू हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले से रॉकेट बूस्टर लगाए जाते हैं सैटेलाइट के अंदर ऐसे। तो जब उन्हें डायरेक्शन चेंज करनी होती है, चारों तरफ लगे होते हैं, तो जिस डायरेक्शन में भेजना होता है उसके अपोजिट वाले बूस्टर को लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ से गैस निकलती है, थ्रस्ट लगता है, सैटेलाइट इधर को चला जाता है। तो जिधर भी उसकी, मान लो थोड़ा इधर चला गया, ये बिगड़ गया, सैटेलाइट बिगड़ गया थोड़ा सा, और ये इधर चला गया, ऐसे हो गए, तो इस पर क्या करेंगे, इधर का ये चला देंगे, तो जब गैस निकलेंगे इधर, तो सैटेलाइट इधर को मूव कर जाएगा। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा पब्लिकेशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो भाई आपको मैंने बताया बस का एग्जांपल देकर, जब बस चल नहीं रही थी, बस को चलाना था तो वो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर बस चल पड़ी, उसको रोकने के लिए इनर्शिया ऑफ मोशन, और उसको वापस ले जाने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद इनर्शिया के टाइप बताए थे तीनों, फिर डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूरा एक्सप्लेन किया था आपको। इसके बाद रॉकेट का बताया था कि अगर कोई एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन वगैरह, उसकी डायरेक्शन बदलनी है तो रॉकेट लॉन्चर से हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन क्या चेंज फोड़ देगा उसको। सुपरमैन की मूवी देखी होगी आपने, सुपरमैन उसको पकड़ लेता है ऐसे और फिर उड़ा के ले जाता है, आराम से उतार देता है। तो ये भी एक इनर्शिया का एग्जांपल था, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। फुटबॉल का एग्जांपल दिया था, फुटबॉल रेस्ट पे है, इसको चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, ये फोर्स लगा F, और इसको रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब अनबैलेंस्ड फोर्स हो, जैसे फुटबॉल टकराएगी नेट से, तो किसी भी डायरेक्शन में फुटबॉल जा सकती है, इसको बोला था हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके अलावा अगर ज़्यादा भारी चीज़ होती है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और उसको चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर चीज़ें हल्की होती हैं तो उनको रोकने या चलाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है। इसलिए भाई ज़्यादा मोटे मत होना, पतले ही रहना, इसलिए लोग सारे पतले होने के लिए जॉगिंग वॉगिंग जिम में एक्सरसाइज करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। खासकर आपने अंकल आंटी को देखा होगा पार्क वार्क में ऐसे करते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटा होने से क्या होता है, इनर्शिया बढ़ जाएगा और उनको खाट पे से उठने के लिए या चलने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मोटा होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और मोटे को पतला करने की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और जब मैं 11th में था तो मैं इतना सुखड़ी था एकदम ऐसे, कभी फोटो दिखाऊंगा आपको अपना,
तो मैं सोचता था मोटा हो जाऊँ, तो मैं केले खाता था। हम वेजिटेरियन है प्योर, तो अंडे वंडे तो कुछ थे ही नहीं ना, मांस वास खाया कभी आज तक, तो अंडे भी नहीं खाए कभी आज तक, तो केले खाते थे, दूध पीते थे, मोटे हो जाए, लेकिन हुए ही नहीं मोटे ही नहीं हो गए थे। फिर जिम विम ज्वाइन किया तब थोड़ा सा शरीर ठीक हुआ है। तो एज के साथ हो जाता है भाई, जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है, ठीक है। तो घबराना मत, जो बच्चे पतले पतले हैं बिल्कुल डरना मत, सब ठीक हो जाएगा, और जेनेटिकल भी होता है। फिर ये एग्जाम्पल दिया था बॉल का, पहले चारों बॉल रेस्ट पे थी, फिर एक बॉल को छोड़ दिया इधर और फिर रिलीज कर दिया उसको, तो जब टकराएगी तो इनका एक mg sin थीटा कंपोनेंट होगा जिनको मोशन में ले आएगा, तो उसको हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन, दोनों एग्जाम्पल, डायरेक्शन नहीं है इसमें। इसके अलावा एरोप्लेन को बताया था कि एरोप्लेन को आगे ले जाना वाला फोर्स होता है थ्रस्ट, नीचे वेट काम करता है, ऊपर थ्रस्ट काम करता है, पीछे एयर ड्रैग होता है। तो अगर आपका थ्रस्ट ज्यादा होगा एयर ड्रैग से तो एरोप्लेन आगे जाएगा। ऐसे भी केस हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो बताना भूल गया था मैं आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एरोप्लेन जा रहा है इधर, मतलब इंजन इधर फोर्स लगा रहा है और एरोप्लेन पीछे जा रहा है। आपको सर्च करना गूगल पर, हवा में भी गंगा होती है, एयर गंगाज, ऊपर हवा चलती है बहुत तेज, और वो अगर चपेट में उनकी आ जाए एरोप्लेन, फाइटर प्लेन के जो पायलट होते हैं उनको पता होता है इस चीज़ का, आप गूगल करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में राफेल की भी जब उड़ान हो रही थी, तो अगर कोई बदकिस्मती से एरोप्लेन फंस जाए ऊपर, तो वो उसका इंजन बंद कर देते हैं। और ट्रेनिंग में उसका यूज भी होता है कि जैसे हवा का फ्लो इधर को चल रहा है, ऊपर होती है वो एयर गंगा बोलते हैं उनको, तो उसको पायलट को ऊपर ले जाकर इंजन बंद कर देते हैं, फिर वो कई हजार किलोमीटर तक उसके साथ ही चला जाता है। लेकिन अगर पायलट सो गया तो वो गंगा खत्म होगी वहां पर, तो धड़ाम गिरेगा, तो फिर एकदम इंजन को ऑन करना पड़ता है। वैसे फाइटर प्लेन में दो इंजन होते हैं, कभी भी एक इंजन नहीं होता, तो काम चल जाता है। तो इसको आप सर्च कर सकते हो कि जो एयर थ्रस्ट होता है ऊपर, वो नहीं, एयर गंगा का जो फ्लो होता है। तो ऐसा हुआ है कई बार तो उसको भूत प्रेत मान लिया गया कि उसी के साथ चल के एरोप्लेन बहुत दूर तक चला गया, ठीक है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही मैंने समझाया था आपको, सारा थ्रस्ट वगैरह। और बस पहली स्लाइड पर आ गए हम। न्यूटन चाचा का NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पहला प्यार F इजिकल टू 0। अगर पहला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो भाई क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को या तो रेस्ट पे रहेगी तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म चलती रहेगी, और अगर मोशन में जा रही है रोकना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आज हमने फर्स्ट लॉ पूरा कर लिया है, और न्यूटन का पहला प्यार नहीं नियम यानी कि लॉ। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी सेकंड लॉ की, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल सेकंड लॉ पर ही डिपेंड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कम से कम 1 घंटे की होगी या 50 मिनट की होगी, वेट करिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पढ़ाई करते रहिएगा। आप सबको मेरा आशीर्वाद, प्यार, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सबके पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। और हाँ, सुबह उठ के पेरेंट्स के पैर छुआ करो, फायदा होगा। और ग्रांड पेरेंट्स हैं तो मजा आ जाएगा। लक्की हो अगर ग्रांड पेरेंट्स हैं अभी तो। मेरे दादाजी की डेथ हुई है भी, मुझे पता है क्या होता है।